हेलो स्टूडेंट, हम मूवमेंट्स के बारे में पढ़ रहा था जिसमें हमने दलित पैंथर, चिपको एंड बीकेयू मूवमेंट पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे वुमेन्स मूवमेंट। औरतों, क्योंकि हर समाज में वुमेन्स भी तो डिस्क्रिमिनेशन का शिकार रही हैं, चाहे कास्ट सिस्टम, रेशियल सिस्टम, एक समाज विशेष की विशेषता रही है। बट जो वुमेन्स डिस्क्रिमिनेशन है ना, वो यूनिवर्सल रहा है। मतलब को दुनिया का ऐसा कोई समाज, कोई देश नहीं है जहां वुमेन्स का डिस्क्रिमिनेशन ना होता हो। एक स्टडी है, अगर आपने 10th को अच्छी तरीके से पढ़ा हो एसएस, उसमें बताया जाता है कि वुमेन्स की पार्टिसिपेशन भारत की संसद में 10 से 11% रहती है। अब की बार बस 2019 के इलेक्शन हुए जहां 14% है। और जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, राज्यों की विधानसभा, उनमें से तो 5% ही उनकी भागीदारी रहती है। सारे वर्ल्ड में ऐसा कोई देश नहीं है जहां 50% महिलाओं की भागीदारी हो। तो इस तरह से वुमेन्स भी डिस्क्रिमिनेशन का शिकार रही है। उनको भी समाज में बहुत दमन का सामना करना पड़ा है, अत्याचार हुए उन पे। और इस तरह से जैसे ही हमारा फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, इस फ्रीडम मूवमेंट में भी क्या था, वुमेन्स अपनी हकों की लड़ाई लड़ रही थी। जैसे अभी भी भारत में सबरीमाला में एंटर करने के लिए महिलाएं लड़ रही हैं, कोई 3 तलाक के लिए लड़ रही हैं। मतलब ये नहीं है कि 21वीं शताब्दी में महिलाओं की समस्याएं खत्म हो चुकी हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो सुधर गई हैं और उनका पार्टिसिपेशन नौकरियों में, एजुकेशन में बढ़ा है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं बढ़ा। पंचायती राज सिस्टम आने के कारण उनका 33% आरक्षण दिया गया, महिलाओं को पार्टिसिपेशन दिया गया पंचायतों में। बट उससे कोई ज़्यादा असर भारतीय पॉलिटिक्स पे हुआ नहीं, मतलब पार्टिसिपेशन अभी नहीं हुआ। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके लिए वुमेन्स लड़ रही हैं। जैसे द अर्ली 20th century हैज विटनेस्ड ए ग्रोथ ऑफ वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन एट नेशनल एंड लोकल लेवल। 20th century में बहुत सारे वर्कर ऑर्गेनाइजेशन भारत में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पैदा हुई, लोकल लेवल पे वो बनी, और उनमें से वुमेन्स की ऑर्गेनाइजेशन भी एक थी, इंडियन एसोसिएशन 1917। एक बार ये पूछा गया था भारत में कि इंडियन वुमेन्स कॉन्फ्रेंस कब बनी, 1926 में। और सबसे पहले जो इंडियन एसोसिएशन बनी वुमेन्स को लेकर, वो थी 1917 में। That etc. were that some development for women liberation. In 70s, there was a place of women liberation in India. 1970 का काल तो पूरा ही वुमेन्स की लड़ाई के लिए था। उसी टाइम एंटी डोवरी एक्ट पास हुआ, उसी टाइम घरेलू हिंसा के लिए लोग, जो औरतें हैं, वो लड़ रही थी। तो इस तरह से क्या है। और एक बात और देखो आप, चाहे वो रशिया का आंदोलन हो समाजवादी, या फ्रांस की क्रांति हो, या इंग्लैंड की हो, सभी जगह वो या जर्मनी का हो, वहाँ सभी जगह औरतें ही लड़ती हुई दिखाई देंगी आपको। और भारत की जैसे स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी भी थी वो मैन, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भी भाग ले रही थी। इसके बावजूद भी जब देश आज़ाद होते हैं या कोई नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, महिलाओं को ज़्यादा कुछ दिया जाता नहीं। जैसे फ्रांसीसी क्रांति हुई 1789 में, मेन कारण वुमेन्स के जो डोमेस्टिक ड्यूटी थी वो उसमें फेल हो चुकी थी, ब्रेड वगैरह वो खरीद नहीं पा रही थी, और तब उन्होंने आंदोलन छेड़ा था। लेकिन जब डिज़ाइन हुआ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस का 1793 में, उनको कुछ भी नहीं दिया गया, राइट्स के नाम पर वुमेन्स को कुछ भी नहीं दिया गया। 1970 का काल भारत में ऐसा था कि वुमेन्स लिबरेशन के लिए बहुत सारे मूवमेंट चले। दे फोकस्ड ऑन इशू ऑफ वुमेन राइट्स, डोमेस्टिक वायलेंस, जैसे घरेलू हिंसा बढ़ती है। जैसे कोविड-19 की बीमारी अभी आई है, तो अचानक से एक स्टडी आई कि कोविड-19 की बीमारी के दौरान घरेलू हिंसा के मामले अचानक बढ़ गए हैं। लोग क्यों, उनके घर, अभी उनकी जॉब छूट गई, फ्रस्ट्रेशन में आ गए, सारा दिन वो घर पे रहते हैं, तो वो घरेलू हिंसा ज़्यादा करते हैं। जो 2005 में घरेलू हिंसा एक्ट बना, जो वुमेन्स की जो घर में हिंसा होती है उसके खिलाफ था। डोवरी एक्ट,
1970-80 की अगर आप फिल्में देखोगे, अचानक सिलेंडर फटने से मौत हो गई, स्टोव फटने से मौत हो गई, इस तरह से। जबकि वो सारे केसेस क्या थे, डोगरी के थे, दहेज के थे। प्रॉपर्टी में उनको राइट्स ही नहीं था, ना पति की प्रॉपर्टी में, ना पिता की प्रॉपर्टी में। अब मिलने लगा। एंड वर्कर्स टुवर्ड फाउंडिंग ए जेंडर जस्ट सोसाइटी, और जो औरतें काम कर रही हैं बाहर निकलकर, एक तो समाज उनके प्रति अच्छा नजरिया नहीं रखता, दूसरे जहां वो काम करने जाती है वहां भी तो सुरक्षित नहीं है, वहां भी तो उनका एक्सप्लॉइट होने का भय रहता है। एंटी एरेक्स मूवमेंट इसी तरह का एक मूवमेंट था, एंटी एरेक्स मूवमेंट। एरेक्स होती है शराब या नशा, ठीक है। और भारत में तो एक बड़ी समस्या है ये कि एक विश्ववित्तीय देश होते हुए भी, इतनी गर्मी का देश होते हुए हमारे यहाँ अल्कोहल का प्रयोग बहुत ज़्यादा है। ठंडे देशों में तो क्योंकि बस उनमें ठंड इतनी होती है क्योंकि आपकी नसें जम जाती है, लोग इसलिए इसका सेवन करते हैं। लेकिन भारत में तो ऑलरेडी इतनी गर्मी है, तो यहाँ शराब जो है एक बुराई से कम नहीं है। ये एक आंदोलन था जो आंध्र प्रदेश में चला। ए वुमेन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सेल ऑफ अल्कोहल वाज ऑर्गेनाइज इन साउथ इंडिया में चला ये मूवमेंट। न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स अपीयर्ड इन तेलुगु प्रेस डेली, जो तेलुगु अखबार थे उनमें एक डेली न्यूज छपती थी। इन सितंबर अक्टूबर 1992 वेयर वुमेन वाज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द सेल लिकर। 1992 की बात है ये, जब लोग, वो औरतें थी जो वो शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए संघर्ष कर रही थी। उस गांव का नाम था, इस गांव का नाम कुछ और था लेकिन बदल दिया गया है नाम स्टोरी, क्योंकि थोड़े खतरे बहुत ज़्यादा रहते हैं वुमेन्स के लिए, इसलिए ऐसे नाम बदल दिया जाता है। वहाँ क्या हुआ, एक ग्रुप ऑफ वुमेन्स थी, सर्व शिक्षा अभियान चला था वहाँ, जिसमें से जो अनपढ़ औरतें हैं उनको पढ़ाया जाता है। देखा कि जैसे जैसे औरतें इकट्ठी हो रही थी और उन्होंने आपस में बातचीत की, तो सब लोग, औरतों की एक ही समस्या थी कि उनके जो आदमी हैं वो शराब बहुत ज़्यादा पीते हैं, और ये समस्या बहुत ज़्यादा थी। तो क्या करना शुरू कर दिया, इन्होंने इकट्ठे हुए, वहाँ से कुछ लोग इनके साथ पढ़े लिखे आए, और इन्होंने जो शराब के ठेके थे वहाँ धरने देने शुरू कर दिए गए। शुरू में जो माफिया था, लिकर माफिया, इनके भी माफिया होते हैं ना, शराब माफिया, वो शराब दे देते थे। जो लोग थे, मैन थे, मेनली मैन थे, उनको लठैत का काम लेते थे उनसे कि अगर कोई विरोध करने आता है, पैसे नहीं देता, तो आप उसको मारो और फोर्सली काम करो। तो शुरू में तो वुमेन्स के लिए भी बड़ी दिक्कत आई, उन्होंने उनको हानि भी पहुंचाई, लेकिन औरतें पीछे नहीं हटी, और अंत में मामला इतना बढ़ गया, नेशनल लेवल पे ये चीज़ें फैल गई, और वहाँ जो कलेक्टर थे उनको शराब बंद करनी पड़ी। तो ये था, ये चीज़ें थी। फिर भी पढ़ते हैं। रूरल वुमेन इन रिमोट विलेजेज ऑफ आंध्र प्रदेश ऑर्गेनाइज्ड ए मास प्रोटेस्ट अगेंस्ट माफिया, अल्कोहलिज्म एंड गवर्नमेंट ऑफ द पीरियड। देखो भाई सर, अभी भी कोविड-19 में भी बहुत सारे लोगों की डिमांड आई थी कि सारी चीज़ें अगर बंद है तो शराब बंद क्यों नहीं है। शराब बंद रही 1 महीने, लेकिन शराब से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा टैक्स सरकार को कलेक्ट होता है। कमाई जो 10-20% राज्य सरकारों की होती है, वैसे तो वो केंद्र सरकार से पैसे लेते हैं, लेकिन जो भी कमाई होती है उसकी 10-20% वो शराब से आती है। और इस वजह से अगर शराब बंदी कर दी तो पहले से ही रिसोर्सेज कम हो गए थे, कोविड-19 की बीमारी के कारण इकोनॉमी डाउन हो गई थी। तो इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, डिमांड करनी शुरू कर दी जो सीएम थे भिन्न भिन्न राज्यों के, कि भाई शराब खोलिए, नहीं तो हमें बहुत ज़्यादा घाटा हो जाएगा। तो इस तरह से, इसलिए जो है बुरी चीज़ होते हुए भी सरकार उस पर प्रतिबंध नहीं लगाती। लेकिन वही बात है, एक जगह से पैसा आता है, टैक्स के रूप में पैसा आ गया, लेकिन सोसाइटी से पैसा आता, वहाँ तो ड्रेन हो रहा है ना पैसा, और उससे कितने परिवार इफेक्ट हो रहे हैं, समाज तो ऊपर उठ नहीं पा रहा ना। एक बिहार हमारी एक ऐसी स्टेट है जहाँ पूरी तरह से शराब बंद है, हर तरह का नशा बंद है वहाँ, क्योंकि पूरा शराब बिहार में, पूरा जो बिहार है वो शराब में डूबा हुआ था। और आप देखो पंजाब में कितना बुरा हाल है। पंजाब का तो कल्चर ऐसा हो गया है, गाने देखो वहाँ के, जिससे लोग जो है अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन बाद में रिहैबिलिटेशन में चले जाते हैं गाने वाले ही।
और पूरा जो पंजाब है वो खाली हो चुका है इन चीज़ों का। ये चीज़ें लगती बड़ी अट्रैक्टिव हैं, लेकिन इनका जो है यूज़ बहुत गलत होता है, इनके रिजल्ट्स बहुत गलत होते हैं। रूरल वुमेन इन रिमोट विलेज ऑफ आंध्र प्रदेश ऑर्गेनाइज्ड ए मास प्रोटेस्ट अगेंस्ट माफिया, अल्कोहलिज्म एंड गवर्नमेंट ऑफ दैट पीरियड। दिस एजिटेशन वाज नोन एज एंटी एरेक्स मूवमेंट। जो आंध्र प्रदेश का एक दूर गांव था, वहाँ लोग महिलाएं जो है शराब माफिया से लड़ रही थी, और इस मूवमेंट को क्या नाम दिया गया? एंटी एरेक्स मूवमेंट। ठीक है, ये बीच में नेशनल फिश का, ये हम बाद में पढ़ेंगे। ये इस आंदोलन का ओरिजिन कैसे हुआ, मैंने सारी बैकग्राउंड आपको बता दी है, फिर भी हम पढ़ते हैं। 1990s वुमेन वर इनरोल्ड फॉर एन अडल्ट लिटरेसी ड्राइव्स। एक कार्यक्रम था एसएसए के तहत, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान के तहत, जिसमें जो औरतें थी पढ़ाई घर घरेलू वाली जो अनपढ़ थी उनको पढ़ाने का काम किया जाता था। ऑन ए लार्ज स्केल इन द दुबागुंटा विलेज ऑफ नेलोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये नाम बदल रखे हैं। ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशन, जब ये औरतें इकट्ठी हुई, वुमेन्स कंप्लेंड अबाउट इंक्रीज कंजप्शन ऑफ एरेक्स। और वुमेन्स एक दूसरे से शिकायत कर रही थी कि शराब का जो नशा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लोकली ब्रीव्ड एल्कोहल बाय मैन इन देयर फैमिली। और सबसे ज़्यादा आपको पता ही है, शराब पुरुष ही पीते हैं और पीकर अपराध करते हैं। द हैबिट हैड टेकन डीप रूट्स वाज रूनिंग द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द पीपल। और जो हैबिट थी ना शराब की, ये जड़ें जमा चुकी थी, जिससे व्यक्ति और समाज, व्यक्ति का शारीरिक और मेंटल हेल्थ दोनों ही इफेक्ट हो रही थी। समाज में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा था, शांति भंग हो रही थी। इकोनॉमी जो है, रूरल इकोनॉमी, वो डाउन आ चुकी थी, क्योंकि जो वो कमाते उनको शराब में लगा देते थे। इट डैमेज द रूरल इकोनॉमी ऑफ द एरिया। इंक्रीजिंग कंजप्शन ऑफ अल्कोहल लीड टू इंक्रीजिंग indebtedness. Men remained absent from job for a long time and alcohol contract engaged them in crime for securing their monopoly over the Arex trade. जो मैन थे, कई बार आदमी काम करने जाते, काम से वो गायब रहते क्योंकि उनका नशा नहीं उतरता था, और फॉर ए लॉन्ग टाइम जो अल्कोहल को के कॉन्ट्रैक्टर थे, ठेकेदार थे, वो उनको क्राइम में धकेलते, और ताकि उनकी जो अरेक्स का जो व्यापार है वो चलता रहे। द वर्स्ट सफर दे वुमेन्स एज दे हैड टू बियर डोमेस्टिक वायलेंस फ्रॉम देयर हस्बैंड। अब वुमेन और बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। एक तो वुमेन्स को फिर उनकी जगह काम करना पड़ता है, दोहरा काम, अपना भी काम, गृहस्थी का भी, फिर उसे कमा के भी लाना पड़ता है। फिर उसके डोमेस्टिक वायलेंस की सबसे ज़्यादा शिकार वही होती है। आएगा तो मारेगा भी तो उसी को ना, लड़ाई भी उसी से करेगा। और सबसे बड़ी बात, जो बच्चों की जिम्मेदारी है पूरी की पूरी उसके ऊपर आ जाती है। इट इवन रूइंड देयर फैमिली इकोनॉमी। और इसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस के साथ ही जो फैमिली की इकोनॉमी है वो भी बर्बाद हो रही थी। देखो एक शराब से कितने ज़्यादा इफेक्ट पड़ते हैं, अभी तो आपने पढ़े ही नहीं है, इफेक्ट बहुत दूर दूर तक जाते हैं। As a result, women of Nellore come together in spontaneous local initiative to protest against Arex. और इस तरह से जो नलोर डिस्ट्रिक्ट की वुमेन्स हैं, जब साझा दर्द हो गया, उनका साझी समस्या हो गई, तो वो इकट्ठी हुई और प्रोटेस्ट किया उन्होंने एरेक्स बेचने वालों के विरोध। दे इवन फॉरेस्ट क्लोजर टू वाइन शॉप। और उन्होंने जबरदस्ती कहा कि आप वाइन शॉप बंद कीजिए। एज ए न्यूज स्प्रेड, वुमेन ऑफ 5,000 villagers got inspired and engaged meetings. जब पता चला कि इस तरह का कोई मूवमेंट चल रहा है, तो 5,000 गांव की जो औरतें हैं वो इकट्ठी हो गई और उन्होंने भी मीटिंग की। They passed resolution for prohibition of drinking and sent them to the district collector. उन्होंने एक प्रपोजल तैयार किया कि रेजोल्यूशन पास किया कि हमारे एरिया में एरेक्स ड्रिंकिंग पर बैन लगाया जाना चाहिए, और वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास पहुंची। द एरेक्स एक्यूशंस इन नेलोर डिस्ट्रिक्ट्स हैड टू बी पोस्टपोन्ड फॉर ओवर 17 टाइम। 17 बार एरेक्स को बंद करने की वहाँ कोशिश की गई। द मूवमेंट ऑफ नेलोर डिस्ट्रिक्ट स्प्रेड ऑल ओवर द स्टेट। 17 बार वो बंदी जो प्रतिबंध लगाए गए वो तोड़े गए, सरकार का भी राजी नहीं हुई, ठेकेदारों का दबाव आ गया। तो इस तरह से यह चोरी छुपे कुछ ऐसा होने लगा, जैसे हरियाणा में भी शराबबंदी की गई थी बंसीलाल के द्वारा, लेकिन
सप्लाई जो है बाहर से आने लगी या लोग घर में निकालने लगे, शराब घर में ही बनाने लगे। अब ये स्टेट से भी बाहर फैल गया, सारे स्टेट में ये आंदोलन फैल गया, एंटी एरेक्स मूवमेंट है। तो लिंकेज ऑफ द मूवमेंट वुमेन्स मूवमेंट, और इस आंदोलन का संबंध वुमेन्स की फिर हर समस्या से शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि अगर एक समस्या है तो वो 1000 समस्याओं को जन्म देती है। अब वुमेन्स की लिटरेसी की तरफ ध्यान दिया जाना, भाई पढ़ी लिखी हो, रोजगार मिले, उनको बराबरी के हक मिले, उनको मजदूरी मिले बराबर मेंस के, उसके बाद उसे घरेलू हिंसा से प्रोटेक्शन मिले, एक्ट बनाए, सरकार कानून लेके आए कि अगर इस तरह से कोई मारता पीटता है तो इस तरह के कड़े कानून होने चाहिए। द एंटी एरेक्स मूवमेंट डिमांडेड प्रोहिबिशन ऑन सेल ऑफ एरेक्स। सबसे पहले जो एंटी एरेक्स मूवमेंट था, उन्होंने क्या डिमांड की कि भाई एरेक्स को बंद करो। थ्रो द डिमांड वाज सिंपल, इट वाज लिंकेज टू सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इशू ऑफ द रीजन विच अफेक्ट वुमेन्स लाइफ। और इसके साथ साथ ये उन सभी मुद्दों से संबंधित था जो वुमेन्स के जीवन को प्रभावित कर रहे थे। ए क्लोज नेक्सस ऑपरेशन बिटवीन द क्राइम एंड पॉलिटिक्स एंड इट वाज लिंक टू द बिजनेस ऑफ द एरेक्स। और इसका सबसे क्लोज कनेक्शन होता पॉलिटिशियन से। सबसे ज़्यादा हर कोई मंत्री बनना चाहेगा ना, तो वो चाहेगा कि मुझे लिकर डिपार्टमेंट मिल ले शराब का, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमाई वो है। फिर लोग उसके साथ क्यों रहते हैं? जो मंत्री बनता है, मतलब जो इस तरह के खतरनाक व्यक्ति होते हैं, वो चाहते हैं कि उनके ठेके शराब के हमें मिले। उसके बाद जो ठेकेदारों के साथ लोग लगते हैं कि उनका धंधा चलता रहे, ठीक है। तो इस तरह से ये इनके लिंकेज बड़े तगड़े होते हैं। सिंस द स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट हज रेवेन्यू बाय इम्पोजिंग टैक्स ऑन द सेल ऑफ एरेक्स बाय दे वर रेल्यूसेंट टू इम्पोज ए बैन। क्योंकि गवर्नमेंट को इससे टैक्स बहुत मिलता है, ये मैं बता चुकी हूँ आपको, इसलिए उस पर बैन नहीं लगाया जाता। ग्रुप ऑफ लोकल वुमेन्स देयरफॉर ट्राई टू एड्रेस द इश्यू इन देयर एजिटेशन अगेंस्ट द एरेक्स। जो लोकल वुमेन्स हैं उन्होंने अब विरोध करना शुरू कर दिया। वुमेन्स का जो रास्ता था वो आसान नहीं था। वुमेन्स इवन डेलिब्रेटेड ऑन द इशू ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस ओपनली। वुमेन्स अब विचार करने लगे। पहले थोड़ी सी वुमेन्स में भी ये कमी होती है ना कि वो बताती नहीं है कि उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, कि कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए। लेकिन इस तरह का क्या डर होता है? जब आप एक व्यक्ति के शिकार हो रहे हैं, वायलेंस के शिकार हो रहे हैं, तो आप क्यों उसको उस चीज़ को दबा रहे हो? तो अब वो खुलकर बातें करने लगी कि हाँ मेरे साथ भी डोमेस्टिक वायलेंस होती है, वो ओपनली ये बात करने लगी। देयर एजिटेशन प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म टू डिस्कस प्राइवेट इशू ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। एंटी एरेक्स मूवमेंट बिकम ए पार्ट ऑफ वुमेन मूवमेंट। और इस तरह से एंटी एरेक्स जो मूवमेंट था उसके साथ घरेलू हिंसा, डावरी और सारी जो समस्याएं थी वो जुड़ गई, और ये मिलकर एक वुमेन्स आंदोलन बन गया। उसके बाद वुमेन्स मूवमेंट वर रिलेटेड टू द डोमेस्टिक वायलेंस, जिसमें डोवरी, सेक्सुअल अब्यूज़, घर में या जहाँ वो काम करती है उनके साथ गलत व्यवहार होना, पब्लिक प्लेस पे जैसे कहीं बस स्टॉप पे है, रेलवे स्टेशन पे, वहाँ उनके साथ बहुत बैडली भी बिहेव किया जाता है लोगों के द्वारा। और टिल नाउ बीन एक्टिव मेनली अमंग अर्बन मिडिल क्लास वुमेन इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और इस तरह से आंदोलन गांव से शुरू होकर शहरों की वुमेन्स तक फैल गया। देयर वर्क लीड टू रियलाइजेशन ऑफ द ग्रोस इनजस्टिस विच प्रिवेल्स अगेंस्ट द फेमिनिस्ट जेंडर इन द सोसाइटी। और उनका ये काम जो था, उनका ये विरोध किसके खिलाफ था? जो भारतीय समाज में महिला वर्ग के लिए या एक विशेष जेंडर के लिए एक खराब दृष्टिकोण था, उसके लिए था। In 80s, movement against sexual abuse of women both at home and outside was dominant। कहते हैं ना लड़की या औरत कहीं भी सुरक्षित नहीं है, तो उनके साथ इस तरह के अब्यूज़ होते रहते हैं। चाहे वो घर में है, अपने घर में भी वो सुरक्षित नहीं होती है, बाहर काम करने जाते हैं तब भी उनका अब्यूज़ होता है। इस तरह से द मूवमेंट इवन एजिटेट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ डावरी। फिर आपको पता है डोवरी, दहेज प्रथा हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होती है। उनकी तैयारियां छोटी सी उम्र में ही कर दी जाती है। बेटी को बोझ डावरी के कारण ही तो समझा जाता है। एंड डिमांडेड पर्सनल एंड प्रॉपर्टी लॉज बेस्ड ऑन द नॉर्म ऑफ द जेंडर इक्वालिटी।
सच कैंपेन हेल्प इन इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट वुमेन इशू। बहुत सारे कैंपेन चलाए गए, जो पढ़ी लिखी औरतें हैं उन्होंने लीड किया उन वुमेन्स को जो ये इन चीज़ों को सह रही हैं। तो वो बहुत सारे ऐसे कैंपेन चले, अभियान चले कि वुमेन्स को अपने हितों के लिए, अपने राइट्स के लिए जागरूक किया जाए। द फोकस ऑफ द मूवमेंट ग्रेजुअली शिफ्टेड फ्रॉम लीगल रिफॉर्म टू ओपन कॉन्फ्रंटेशन लाइक द एंटी एरेक्स मूवमेंट। और जल्दी ही जो ये कैंपेन थे वो सरकार के सामने ये चैलेंज प्रस्तुत करने लगे कि भैया आप वुमेन्स के लिए कानून क्यों नहीं बना रहे। देखो, हमारी संसद को मैं ये कह सकती हूँ कि वो वुमेन्स के प्रति सेंसिटिव नहीं है। इतने ज़्यादा अपराध वुमेन्स के खिलाफ होते हैं, उसके बावजूद भी कोई कड़े कानून बनाए नहीं जाते इंडिया में। जबकि जो मुस्लिम देश हैं ये तो कहा जाता है कि वहाँ औरतों के खिलाफ हैं जो शरीयत के कानून, बट वहाँ कानून बहुत सख्त हैं जिसके कारण महिलाओं पर अत्याचार वहाँ होते नहीं हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है सऊदी अरेबिया की, एक वुमेन्स आई थी बहुत सारी खबरों में, उसके ऊपर किसी ने तेजाब फेंक दी थी और उस तेजाब में उसकी आंखें चली गई थी। जो शरीयत के रूल ये कहते हैं कि आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ। इसका मतलब यह है कि अपराधी ने अपराध कानून तोड़ने का नहीं किया, अपराधी ने अपराध स्त्री के खिलाफ किया है। हमारे देश के कानून क्या कहते हैं कि अपराधी ने कानून तोड़ा है तो उसको सजा मिलेगी। ये गलत है ना सोच कि कानून तोड़ने से सजा मिलेगी। उस वुमेन्स के क्या क्या किया वो उससे मतलब नहीं है। हमारा ये कानून बताएगा कि उसको क्या सजा मिले जाए। जो मुस्लिम देशों के कानून वो ये बताते हैं कि ये वुमेन क्या करेगी उसके साथ। और जैसे ही उससे पूछा गया कि आप क्या करना चाहोगे उसके साथ, तो उन्होंने कहा जैसे मेरी आंखें उस तेजाब से खत्म हुई तो इसकी आंखों में भी तेजाब डाली जानी चाहिए। जैसे ही उसको तेजाब डालने लगे तो उन्होंने रोक दिया। उसको रोक भी सकती है, हमारे देश में ऐसा नहीं है। अगर किसी को फांसी की सजा होती है और कोई लड़की रोकना चाहते तो रोक नहीं पाएगी। वो वहाँ रोक सकता है कि मैं इसको एहसास दिलाना चाहती थी कि कैसे दर्द कैसे होता है। तो इस तरह से क्या है, हमारी संसद अभी तक इस तरह के कानून नहीं बना पाई। खैर डेमोक्रेटिक रूल है हमारा देश, कोई और सिद्धांतों पे होता है। इस तरह के हार्ड रूल तो हम नहीं बना सकते, लेकिन कम से कम ऐसे तो बनाएं जिससे प्रोटेक्शन तो हो सके। एक विशाखा दत्त केस आया था हमारे देश में, राजस्थान की एक लड़की थी जो वर्क प्लेस पर जिसका सेक्सुअल अब्यूज़ की घटनाएं आई थी, तब जाकर कोई कानून बना। घरेलू हिंसा सदियों से चली आ रही है, उसके विरुद्ध कोई कानून नहीं बन रहा। महिलाओं की एजुकेशन की तरफ कोई विशेष स्पेशल बातें सरकार ने कभी नहीं की। इतनी सारी घटनाएं रेप्स वगैरह की होती हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ, उसके लिए सरकार ने कभी कड़े कानून नहीं बनाए। एक जो दामिनी का केस आया था दिल्ली में, उसके बाद कड़े कानून बनाए गए कि 12 साल से कम बच्चों के साथ अगर ऐसा होता है तो फांसी की सज़ा दी जाएगी, लेकिन कभी हुई नहीं हमारे यहाँ। मतलब हमारी संसद में इनसेंसिटिव क्यों है? क्योंकि वहाँ औरतों का प्रतिनिधित्व ही नहीं है। कल्पना करो कि जहाँ 50% औरतें बैठती अगर हमारे संसद में, तो क्या वो अपने लिए कानून नहीं बनाती? क्या वो दहेज प्रथा को, जो सारे देश में व्याप्त है और पता है सबको, वो इम्प्लीमेंट नहीं होती? होती, बिल्कुल होती। और शायद नज़रिया ही कुछ और होता है। अगर हमारी पार्टिसिपेशन होती तो ज़्यादा से ज़्यादा पंचायतों में ठीक है 33% आरक्षण दिया है, लेकिन ज़रूरत है कि पार्लियामेंट में और जो राज्यों की विधानसभाएं उसमें भी लड़कियां जाएं आगे। तो 80s में ये सेक्सुअल अब्यूज़ का चला होम और वर्क प्लेस पे भी। द मूवमेंट इवन एजिटेट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ डावरी एंड डिमांडेड पर्सनल एंड प्रॉपर्टी लॉज बेस्ड ऑन द नॉर्म ऑफ द जेंडर। आप 1950 के आसपास की कल्पना करो, एक लड़की जिसकी शादी हो गई, घर वालों ने कहा कि आपकी डोली यहीं से गई है, अर्थी जाएगी आपके ससुराल से। 2-4 साल के बाद उस लड़की को घर से निकाल दिया जाता है। प्रॉपर्टी में हिस्सा भाई या पिता दे नहीं रहा, पति के हिस्सा उसे मिल नहीं रहा, पढ़ाई उसकी हुई नहीं क्योंकि पिता जो है पढ़ाई के खिलाफ थे। ये आम बात है, बिल्कुल नॉर्मल, ऐसी बातें जैसे हवा चल रही है, इस तरह की बातें ही हमारे समाज में। वो लड़की कहाँ जाती होगी? जीवन भर अपने पिता, भाइयों या किसी की ठोकरें खाती, वो खाना खाती होगी। तो इसलिए क्या हम इस तरह के मुद्दों पर इनसेंसिटिव हो सकते हैं कि एक बड़ा 50% हिस्सा आपके देश की जनसंख्या का इस तरह से बिना कानून के ठोकरें खा रहा?
अब प्रॉपर्टी में हिस्सा कानूनी मिला है, कोई लड़के कोर्ट में ले सकता है। समाज में ऐसी कोई रीत ही नहीं है कि उनको हिस्सा मिले कोर्ट में, और जो हिस्सा लेती है उसकी किरकिरी हो जाती है, उसका मायका छूट जाता है, उसे कोई बात नहीं करता, या प्रॉपर्टी रहेगी या मायका रहेगा। Such campaign helped in increasing awareness about women issue. The focus of the movement gradually shifted from legal reform to open society confrontations like the anti-RX movement. This led to demand for equal representation to women in politics. और अब इक्वल रिप्रेजेंटेशन की डिमांड मांगी गई, और सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टियों को ही करने चाहिए कि वो टिकट ही 33% महिलाओं को दे दे, 50% महिलाओं को दे दे, तो चुनकर तो आएंगी ना। और 1992 में फिर हमारे यहाँ 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट हुआ, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ 11वीं में, जिसमें 33% आरक्षण महिलाओं को लोकल पंचायतों में मिला। डिमांड हैव बीन मेड फॉर सिमिलर रिजर्वेशन टू वुमेन्स इन स्टेट एंड सेंट्रल लेजिस्लेचर। साथ साथ में ये डिमांड जो है वो सेंटर और पार्लियामेंट के लिए भी आई, बट अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। 108वां संविधान संशोधन रखा गया था एक बार संसद में, शायद 2008-9 की बात है, उसके बाद ये राज्यसभा में ही रखा हुआ है, इसके ऊपर कोई बातचीत नहीं हुई। Demand have equal been made to similar reservation in the central and state legislature. A constitution amendment bill for effectuating such a reservation has been pending in the parliament since. और मैंने बता दिया आपको, अभी तक ये पेंडिंग ही पड़ा, इस पे कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां चाहती नहीं कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आए, क्योंकि अभी भी वहाँ मेंस का डोमिनेशन है ना। वो मेंस क्यों चाहेंगे कि हमारी सीटें कट हो, ठीक है। Stiff resistance has come to this bill from groups including some women groups who are demanding a separate quota for Dalit and OBC women within the proposed quota for women in high political offices. ठीक है, उसके बाद नर्मदा बचाओ को हम फिर डिस्कस करेंगे। एक फीसर मूवमेंट था हमारा साथ में ही, वो भी वुमेन से रिलेटेड था। नेशनल फीस वर्कर फोरम्स, ये भी महिलाओं से ही रिलेटेड था। ये महिलाएं समुद्र के किनारे जाती और मछलियां पकड़ के अपनी एक टोकरी भर के लाती, बेच देती, कमाई करती, पैसे अब लेके अपने घर जाती, बच्चों को खाना खिलाती। अब सोचो कि इस वुमेन्स का काम ये 20 साल से कर रही है, पढ़ाई लिखाई इसके पास है नहीं, खेत इसके पास है नहीं, यही एक रोजी है। लेकिन सरकार कहेगी जी कल नहीं आना आप किनारे पर, हमने एक ये किनारा जो है पूरा बीच जो है कंपनी को ठेके में दे दिया है, आप यहाँ से मछली का दोहन नहीं कर सकते। वो कहाँ जाएगी? कंपनी तो कहीं और भी लगा लेगी, कंपनी तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैसे वाली होती है, लेकिन ये इतनी औरतों का रोजगार ख़त्म कर देना, ये कहाँ की समझदारी थी। तो इसके विरुद्ध भी आंदोलन हुआ। एक द इंडियन फिशर कॉन्स्टिट्यूट द सेकंड लार्जेस्ट फिशिंग पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। जापान के बाद हम सबसे ज़्यादा फिश उगाते हैं, हमारे यहाँ समुद्र अच्छे हैं। हंड्रेड्स of thousand families belonging to indigenous fishermen communities are engaged in fishing occupation in the eastern western coastal। ये हमारा कोस्टल है, ईस्टर्न और ये वेस्टर्न, और यहाँ हज़ारों फैमिलीज़ हैं जो अपना भोजन चलाती है यहाँ से। उसके बाद द lives of these fishermen were threatened when the government permitted entry to mechanized travelers and technologies like bottom traveling for large scale harvest to fish in the Indian seas. Throughout the 70s and 80s, local fish worker organization fought with state government over the issue of their livelihood. Such fish is a state subject to movement was mobilized mostly at the local level। क्योंकि जो फीस है वो स्टेट गवर्नमेंट का के अंडर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें काम नहीं करती, तो ये लोकल लेवल पर ही 70-80 के दशक में बहुत सारे फिश वर्कर्स ने अपने ऑर्गेनाइजेशन बनाई और सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। व्हेन लिबरलाइजेशन वाज स्टार्ट इन मोस्ट, लिबरलाइजेशन आई हमारे यहाँ 1991 में। इसके तहत जो फॉरेन कंपनियां वो भारत में आ जाती हैं, और अब वो फॉरेन कंपनियां यहाँ चीज़ों का दोहन तो करेंगी ना, तो उनको ये किनारा दे दिया कि आप इस किनारे से मछलियाँ अपनी टेक्नोलॉजी यूज करके ज़्यादा मात्रा में ले सकते हो।
ज़्यादा मात्रा में अगर लेंगे तो महिलाओं के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो इस तरह से एक नेशनल फीस वर्कर फोरम पैदा हुई, जिसे NFF कहते हैं, फीस वर्कर ऑफ केरला। और केरला का जो फीस वर्कर थे उन्होंने उसको लीड किया। और अंत में 2002 में नेशन वाइड स्ट्राइक हुई, एजिटेशन हुए, और बाद में जो है इसके जो ठेके हैं वो बंद करने पड़े सरकार को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।